औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप लोग इंतज़ार कर रहे होंगे कब फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस का जो नया सिलेबस है उसका नेक्स्ट लेक्चर अपलोड होगा। तो जी हाँ, आपके सामने मैं वो लेक्चर ले आया हूँ जिसका नाम है जी एजाइल मेथडोलॉजी। हमने पिछले प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर वाटरफॉल के बारे में पढ़ा था। वाटरफॉल मॉडल जो होता है ये क्या होता है उसके बारे में हमने स्टडी किया था। आज हम जो है एजाइल मेथडोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक जो है ये 1.1.1 जो है ये टॉपिक है चैप्टर 1 के अंदर पेज नंबर 8 पे। और एजाइल मेथडोलॉजी जो है ये भी एक आप कह सकते हैं मॉडल है, क्योंकि देखें हमने पढ़ा था कि हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स पढ़ने जा रहे हैं। तो हमने वाटरफॉल मॉडल पढ़ा था। वाटरफॉल मॉडल के बाद हम एजाइल मेथडोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं। और एजाइल मेथडोलॉजी के अंदर अच्छा एक चीज़ मेरे ख्याल में मैंने वाटरफॉल मॉडल के ये लिमिटेशंस और बेनिफिट्स शायद नहीं बताए। तो चलें अगली वीडियो के अंदर इसको कवर कर लेते हैं। अगर मैं देखूंगा, मुझे अब खुद याद नहीं है, मैंने ईद से पहले वीडियोस बनाई थी। तो अगर चलें अगर स्किप हुआ तो उसको इसके बाद कवर कर लेंगे। एजाइल मेथडोलॉजी इज़ ए फ्लेक्सिबल एंड अडॉप्टिव अप्रोच। जहाँ पे फ्लेक्सिबल आप कह सकते हैं कि बहुत ही आसान ये मेथडोलॉजी है, और अडॉप्टिव अप्रोच है। अडॉप्टिव अप्रोच इस तरह की ये कि आप लोग कह सकते हैं कि इसके अंदर आपने कोई रिक्वायरमेंट्स की बेस पर चेंजिंग करनी हो तो आप बाद में उसको नई रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक चेंजिंग आसानी से कर सकते हैं। जबकि वाटरफॉल मॉडल के अंदर ये था कि अगर आपने एक डेवलपमेंट शुरू कर दी है, आप कोई सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं, तो बाद में आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं आप उसके अंदर चेंजिंग कराना चाहेंगे तो वो चेंजेस नहीं हो सकती। न्यू रिक्वायरमेंट्स को आप ऐड नहीं कर सकते। यहाँ पर एजाइल मेथडोलॉजी के अंदर आप बाद में चेंजेस करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि ये साथ साथ फीडबैक लिया जा रहा होता है कस्टमर से, एंड यूज़र से, जो भी प्रोडक्ट बनाई जा रही होती है। तो इसलिए इसको अडॉप्टिव अप्रोच कहा गया है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर जब भी कोई सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है तो एजाइल मेथडोलॉजी बहुत ही आसान और एक अडॉप्टिव अप्रोच है। अडॉप्टिव अप्रोच के बारे में मैंने आपको बता दिए कि जिसमें हम नई रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक हम उसके अंदर चेंजेस ला सकें। अनलाइक द वाटरफॉल मॉडल, जिस तरह मैंने भी आपको बताया कि जिस तरह वाटरफॉल मॉडल में ये नहीं है, अनलाइक द वाटरफॉल मॉडल मतलब जिस तरह के वाटरफॉल मॉडल में ये नहीं है। वाटरफॉल मॉडल के अंदर क्या कहा गया कि विच फॉलोज ए स्ट्रिक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। क्योंकि वाटरफॉल मॉडल के अंदर आपको मैंने ऊपर जिस तरह ये देखें रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस डिज़ाइन इम्प्लीमेंटेशन, आपको स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसीजर को फॉलो करना होता है, जबकि यहाँ पर नहीं है। इसलिए लिखा हुआ है एजाइल फोकसेस ऑन डिलीवरिंग स्मॉल फंक्शनल पार्ट्स ऑफ द सॉफ्टवेयर क्विकली। यहाँ पर एजाइल के अंदर क्या होता है कि जी आप छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं, आपका एक जो सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे थे उसको हम छोटे छोटे डिवीजन उसकी कर देते हैं, उसको उसके डिफरेंट जो पार्ट्स होते हैं उनके ऊपर जो उसका जो फंक्शनल होता है, मतलब वो पार्ट क्या काम करेगा, उन पार्ट्स के ऊपर जो उसकी जो फंक्शनैलिटी है उसको जल्दी से डेवलप करते हैं। और उसके बाद हम प्रोजेक्ट जिस तरह आगे जिस तरह बढ़ता जाता है, फिर उसके बाद हम उसके अंदर अगर कोई एनवायरनमेंट के लिहाज से, या आप कह सकते हैं कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, कोई रिक्वायरमेंट्स नई आ जाती हैं, तो हम साथ साथ उसको अपडेट भी कर सकते हैं, उसके अंदर चेंजिंग कर सकते हैं। जबकि वाटरफॉल मॉडल में आप चेंजिंग कर ही नहीं सकते। इसलिए यहाँ पे लिखे कि एजाइल फोकसेस ऑन डिलीवरिंग स्मॉल, छोटे छोटे जो उसके प्रोजेक्ट जो आप डेवलप कर रहे हैं सॉफ्टवेयर, उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड उसके करके फिर फंक्शनल पार्ट्स ऑफ द सॉफ्टवेयर क्विकली, फिर उस के जो पार्ट्स हैं वो क्या काम करेगा उसको जल्दी से बनाया जाता है। और फिर एंड अडाप्टिंग टू चेंजेस एज अ प्रोजेक्ट प्रोग्रेसेस, जिस तरह प्रोजेक्ट के ऊपर आप काम करते जाते हैं तो बाद में उसके अंदर अगर कोई चेंजिंग भी करनी पड़ी तो वो भी आप आसानी से कर सकते हैं। द मेन आइडिया, जो मेन मकसद था मेथडोलॉजी का एजाइल की, द मेन आइडिया इज टू वर्क इन शॉर्ट साइकिल्स कॉल्ड आइट्रेशंस और स्प्रिंट्स। ये बात यहाँ पे आपने बड़ी नोट रखनी है, वो ये कि जो एजाइल मेथडोलॉजी है इसके अंदर मेन मकसद ये था कि जो अभी मैंने आपको बताया कि बड़े प्रोजेक्ट को छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता था, जिसे हम शॉर्ट साइकिल्स कह सकते हैं।
को, तो द मेन आइडिया इज टू वर्क इन, मेन मकसद ये था एजाइल मेथोडोलॉजी का कि इस छोटी साइकिल्स के अंदर डिवाइड किया जाए। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी शॉर्ट बन सकता है कि व्हाई, व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ यूजिंग द एजाइल मेथोडोलॉजी इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो उसका मेन आइडिया ये था कि उनको छोटे साइकिल्स में डिवाइड किया जाए, जिससे हम आइट्रेशंस या स्प्रिंट्स कहते हैं, विच हेल्प टीम्स, जो कि वो टीम डेवलप कर रही है उसके लिए उसको मदद करते हैं कि डिलीवर पार्ट्स ऑफ द सॉफ्टवेयर रैपिडली, कि वो जो अलग-अलग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर जो काम कर रहे हैं वो जल्दी से, रैपिडली मतलब जल्दी से वो सॉफ्टवेयर डेवलप हो, एंड गैदर फीडबैक अर्ली, और वो अपने एंड यूजर से साथ साथ फीडबैक लिया जाता है, ताकि अगर कोई बग्स हो, कोई एरर्स हो, तो वो साथ ही कवर हो जाए, या ये भी आप कह सकते हैं कि कस्टमर को एक अंदाज़ा हो जाता है कि मेरी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके ऊपर इस तरह का जो सॉफ्टवेयर है वो डेवलप किया जा रहा है। तो एजाइल मेथड्स जो हैं उसके अंदर बेसिकली जो मेन उसके अंदर आप काम मतलब किया जाता है वो है जी कंटिन्यूस इंटीग्रेशन। इसके अंदर ये होता है कि आप बाद में कोड को चेंज करते रहते हैं। इप्स याद रखना है कि ये एजाइल मेथोडोलॉजी, अब देखें कि यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स हैं डिज़ाइन, डिप्लॉयमेंट, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट, फिर उसके बाद डेवलपमेंट, फिर टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट, रिव्यू। तो ये सारी फेजेस तो हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि एजाइल के अंदर कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, मतलब रेगुलरली मर्जिंग कोड चेंजेस इनटू अ सेंट्रल रिपोजिटरी टू डिटेक्ट एंड फिक्स इश्यूज अर्ली। कि इसके साथ साथ यहाँ पे एक चीज़ यहाँ आई है कि सेंट्रल रिपोजिटरी, ये पहले आपको पता होना चाहिए, फिर इसके आपको जुमले का पता चलेगा कि सेंट्रल रिपोजिटरी क्या है। तो यहाँ पे मैंने ये आपको मैंने गूगल के ऊपर ये आपको सर्च करके सामने रखा हुआ है। सेंट्रल रिपोजिटरी इज़ द लोकेशन, ये ऐसी एक जगह होती है जहाँ पे सारे जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया जा रहा है उसके उससे रेलिवेंट जो डॉक्यूमेंटेशन होती हैं, जिस तरह उसकी कोई पॉलिसीज या कोई तरीकाकार कि या कोई भी इंफॉर्मेशन, वो एक जगह पे रखी जाती है, स्टोर्ड एंड इजीली एक्सेसिबल टू टीम मेंबर्स, ताकि वो जो सॉफ्टवेयर के ऊपर लोग काम कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, वो इजीली उस इंफॉर्मेशन को वहाँ से एक्सेस कर सकें, उस एरिया को जहाँ पे ये सारी इंफॉर्मेशन पड़ी होती है उस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, उसे कहते हैं सेंट्रल रिपोजिटरी। तो यहाँ पर अब दोबारा वापस आते हैं, तो इधर अगर हम वापस आए तो यहाँ पे है कि जी कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन। तो रेगुलरली मर्जिंग कोड, जब हम तो रेगुलरली मर्जिंग कोड ये होता है कि हम साथ साथ हम कोड को ऐड कर रहे होते हैं, मर्ज मतलब शामिल कर रहे होते हैं, एज कोड चेंजेस इनटू ए सेंट। तो फिर वो कहाँ पे चेंजिंग होगी, सेंट्रल रिपोजिटरी, जाहिर सी बात है वहाँ पे जब सारी इंफॉर्मेशन पड़ी तो वो सारी वहाँ पे चेंजिंग होगी। इससे फ़ायदा ये होगा कि हम अगर कोई इस तरह के इश्यूज हैं, अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो साथ साथ हम उसको अपडेट कर सकते हैं, उसको फिक्स कर सकते हैं। तो साथ-साथ कोडिंग चेन मतलब अपडेट करने से साथ-साथ हम उस प्रॉब्लम को साथ डिटेक्ट करके हम ख़त्म कर सकते हैं। फिर टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट, इसके अंदर ये होता है कि जी आप टेस्ट लिखते हैं, किसी भी कोड को लिखने से पहले ये यकीन दहानी करने के लिए कि जो सॉफ्टवेयर जो है जिस तरह यूज़र को चाहिए था, क्या वो उसी तरह काम कर रहा है। यूज़र ने जिस तरह इनपुट दी उसके उसको उसी इनपुट की बुनियाद पर आउटपुट मिल रही है, तो उसके लिए कोडिंग करने से पहले उसके टेस्ट किए जाते हैं। मतलब यहाँ पे लिखा भी है कि राइटिंग टेस्ट बिफोर राइटिंग द कोड टू एंश्योर द सॉफ्टवेयर वर्क एज एक्सपेक्टेड, कि जिस तरह कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स थी कि क्या उसी तरह काम कर रहा है सॉफ्टवेयर या नहीं, तो उसके लिए टेस्टिंग भी की जाती है। फिर उसके बाद पेयर प्रोग्रामिंग की जाती है। अब ये सवाल अलग भी आ सकता है कि पेयर प्रोग्रामिंग क्या होती है। पेयर प्रोग्रामिंग ये होती है कि दो डेवलपर्स होते हैं, दोनों को उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिस पे भी वो काम कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हैं, उनको एक्सपर्ट होते हैं दोनों। वो एक जो उसमें से होता है वो एक कोड लिख रहा होता है, दूसरा जो होता है उसका आउटपुट रिव्यू ले रहा होता है। फिर दूसरा जो है वो फिर वो कोड लिखता है और फिर पहले वाला रिव्यू लेता है। तो ये पेयर प्रोग्रामिंग इसलिए कहा गया कि दो डेवलपर्स मिल के काम करते हैं। टू डेवलपर्स वर्क टुगेदर एट वन वर्क स्टेशन मतलब आप कह सकते हैं एक कंप्यूटर पे काम करते हैं, विद वन राइटिंग कोड, एक कोड लिख रहा होता है, एंड द अदर रिव्यूइंग इट इन रियल टाइम। रियल टाइम मतलब साथ साथ वो उस सिस्टम के ऊपर देख रहा होता है कि क्या इस कोड लिखने के बाद ये आउटपुट क्या हो रही है, कि रन कैसे कर रहा है। तो इसी तरह दो डेवलपर्स मिलके काम करते हैं, इसे कहते हैं पेयर प्रोग्रामिंग। तो एजाइल मेथड्स के अंदर इन तीन टास्क किए जाते हैं, साथ साथ मर्ज कोड किया जाता है फिक्स एरर करने के लिए, फिर टेस्ट भी किए जाते हैं कि क्या सॉफ्टवेयर एज एक्सपेक्टेड यूजर की रिक्वायरमेंट्स के ऊपर चल रहा है। फिर पेयर प्रोग्रामिंग की ताकि प्रोग्रामिंग की जाती है ताकि ये
आपका जो कोड है वो सही रन भी कर रहा है, क्या आउटपुट सही मिल रही है, तो ये 2 डेवलपर्स मिलके काम करते हैं। तो ये था जी एजाइल मेथोडोलॉजी। एजाइल मेथोडोलॉजी की अब कुछ बेनिफिट्स भी हैं और कुछ लिमिटेशंस भी हैं। अच्छा, मैं दोबारा आपको बता दूं कि अगर मैं देखूंगा कि अगर वाटरफॉल मॉडल की ये सारे हमने लिमिटेशंस और बेनिफिट्स किए हैं, तो फिर तो मैं अपलोड नहीं करूंगा। लेकिन अगर नहीं किए तो मैं अपलोड करूंगा, ठीक है। तो आपने परेशान नहीं होना कि ये इसके बाद कहाँ से आ गया, पहले मैं देखूंगा, ठीक है। तो बेनिफिट्स और लिमिटेशंस क्या हैं एजाइल मेथोडोलॉजी, हर मॉडल के कुछ बेनिफिट्स हैं, कुछ प्रोज एंड कुछ कॉन्स हैं। सबसे पहला बेनिफिट क्या है, हाई फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब कि एजाइल अलाउज फॉर चेंजेस इन रिक्वायरमेंट्स इवन आफ्टर डेवलपमेंट हैज स्टार्टेड। तो मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि वाटरफॉल मॉडल के अंदर अगर आपने एक डेवलपमेंट शुरू कर दी है, तो बाद में आप नई रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक उसके अंदर चेंजेस नहीं कर सकते, क्योंकि वो स्टेप बाय स्टेप एक फॉलो करना होता है, और फिर आप उसको रिवर्स आप कह सकते हैं कि पिछली फेज में नहीं जा सकते। यहाँ पे एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि एजाइल के अंदर आपको अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स चेंज होती हैं, तो आप ड्यूरिंग डेवलपमेंट, अगर आपकी डेवलपमेंट शुरू है, तो आप आसानी से उन नई नीड्स को, नई रिक्वायरमेंट्स को, यूज़र की नई फीडबैक को दोबारा उसके अंदर आसानी से यूज़ कर सकते हैं। इसलिए उसे कहा था ना अडाप्टिव अप्रोच है, कि आप आसानी से दोबारा उन न्यू रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक, ये भी तो हो सकता है कि टेक्नोलॉजी नई आ गई हो, तो उनकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक चेंजिंग एक्सेप्ट कर सकते हैं। फिर इसके अंदर सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि कस्टमर की सैटिस्फैक्शन हो जाती है। कैसे? जब आप साथ-साथ उसको कोड मतलब रन करके उससे फीडबैक ले रहे होते हैं, साथ-साथ जब जो हमने कहा ना कि हम स्प्रिंट्स के अंदर, इटरेशंस के अंदर, शॉर्ट साइकिल्स के अंदर काम करते हैं, तो जब हम अलग-अलग पार्ट के ऊपर काम करते हैं, तो इस तरह साथ-साथ हम कस्टमर से फीडबैक ले रहे होते हैं। तो इस तरह कस्टमर को भी सैटिस्फैक्शन हो जाती है कि जी मेरा जो काम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के ऊपर किया जा रहा है, जो सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है, उसके ऊपर जो डेवलपमेंट की जा रही है, वो एक अच्छे अंदाज में की जा रही है, और जिस तरह उसको रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक चाहिए, वो उसी तरह उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ लिखा हुआ है कि रेगुलर अपडेट्स एंड फ्रीक्वेंट डिलीवरी ऑफ वर्किंग सॉफ्टवेयर मीन दैट द कस्टमर्स कैन सी प्रोग्रेस, वो साथ साथ अपनी प्रोग्रेस देख रहे होते हैं, और एंड प्रोवाइड फीडबैक मोर ऑफन, और इस तरह अक्सर औकात वो अपनी एक राय भी दे रहे होते हैं, जिसकी बेस पर वो सेटिस्फाई होते हैं कि जी उनका जो सॉफ्टवेयर है वो सही डेवलप किया जा रहा है। इस मॉडल का एक सबसे बड़ा ये फायदा है। अब इसके नुकसानात भी हैं, नुकसानात भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये अलहदा सवाल भी आ सकते हैं, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग एजाइल मेथोडोलॉजी एंड व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ एजाइल मेथोडोलॉजी। तो ये आपको ज़हन में स्टूडेंट्स या आपने बिठा के रखना है कि इस तरह के सवालात भी आ सकते हैं। फर्स्ट टाइम कोर्स है तो कोई भी आप रिस्क ना लें। सबसे पहले लिमिटेशन क्या है जी, स्केलिंग। स्केलिंग ये होता है बढ़ जाना, मतलब एक आप कह सकते हैं मिसाल के तौर पे एक प्रोजेक्ट के ऊपर हम काम कर रहे हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा लोग हैं, ठीक है जी। ज़्यादातर ये याद रखना है आपने कि एजाइल मेथोडोलॉजी जो है, ये ज़्यादातर बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ की जाती है, और वाटरफॉल मॉडल जो है वो स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए मॉडल को यूज़ किया जाता है। ये याद रखें, जब भी कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अगर लार्ज प्रोजेक्ट पे की जा रही है, एक बड़े पैमाने पे की जा रही है, तो फिर आप एजाइल मेथोडोलॉजी को यूज़ करेंगे। तो इसलिए स्केलिंग चैलेंजेस के अंदर मतलब कह रहे हैं कि अगर बाद में कोई चेंजिंग करनी पड़े, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग मौजूद होते हैं, जब आप एक लार्ज प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, तो बहुत सारी उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए डिफरेंट टीम्स मेंबर्स काम कर रहे होते हैं। तो कह रहे हैं कि इतने बड़े प्रोजेक्ट के अंदर जो डिफरेंट टीम्स होती हैं, उनको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, एज इट रिक्वायर्स केयरफुल कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन, क्योंकि बहुत ही आपको ख्याल रखना पड़ता है कि एक दूसरे के साथ मिल के आपने कोऑर्डिनेट करके काम करना होता है, कम्युनिकेशन आपकी बेहतर होनी चाहिए, अदरवाइज आपको बहुत सारे इश्यूज का सामना करना पड़ सकता है, हो सकता है आपके सॉफ्टवेयर सही डेवलप ना हो। तो इस लिहाज से अगर आप देखें, तो अगर प्रोजेक्ट्स, लार्ज प्रोजेक्ट्स की अगर बात करेंगे, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा मेंबर्स होंगे, उनकी मिस कम्युनिकेशन या आप कह सकते हैं मिस कोऑर्डिनेशन की बेस पर आप कह सकते हैं कि उनके दरमियान जो डेवलपमेंट का काम है वो रुक भी सकता है, इश्यूज भी आ सकते हैं। तो ये एक थोड़ा सा इशू है। स्टेक होल्डर इन्वॉल्वमेंट। अब स्टेक होल्डर कौन से होते हैं, ये मैंने पिछली वीडियोस के अंदर बताया, आप प्रीवियस वीडियोस को जाके देख सकते हैं। स्टेक होल्डर्स वो लोग होते हैं जो डायरेक्टली भी इन्वॉल्व होते हैं और इनडायरेक्टली भी इन्वॉल्व होते हैं। ये सारा मैंने टॉपिक पहले बताया हुआ है स्टेक होल्डर का।
लेकिन एजाइल रिक्वायर्स एक्टिव पार्टिसिपेशन फ्रॉम ऑल स्टेक होल्डर्स विच कैन बी चैलेंजिंग इफ सम आर अनअवेलेबल और नॉट फुली इंगेज। अब एजाइल के अंदर वो कह रहे हैं कि सारों की पार्टिसिपेशन स्टेक होल्डर्स की ज़रूरी होती है, मतलब जो कस्टमर भी होता है, जो डेवलपमेंट भी कर रहे होते हैं, जो कंपनी वाले होते हैं, सबकी पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी होती है। लेकिन वो कह रहे हैं ये बहुत मुश्किल है कि हर शख्स हर टाइम अवेलेबल हो फुली, या फुली एंगेज्ड हो, बहुत मुश्किल है। हो सकता है उनमें से कुछ लोग अवेलेबल ना हो, तो आप ये नहीं होंगे तो इस तरह प्रॉब्लम आ सकती है, फीडबैक का इशू हो सकता है। मिसाल के तौर पे कस्टमर ही नहीं है, अब बाद में जब वो सॉफ्टवेयर डेवलप हो जाता है तो बाद में कस्टमर कहता है ये चीज़ इसमें होनी चाहिए थी, तो वो उस टाइम अवेलेबल नहीं था। तो अगर वो साथ साथ फीडबैक दे रहा होता तो उसके लिए ये प्रॉब्लम ना होती, लेकिन वो साथ अवेलेबल ना होने की वजह से बाद में प्रॉब्लम आ गई। तो इसलिए ये चीज़ एक थोड़ी-सी है कि स्टेक होल्डर्स की इन्वॉल्वमेंट हर वक़्त अवेलेबिलिटी उनकी नहीं हो सकती। लेस प्रेडिक्टेबल। अच्छा, सिंस एजाइल प्रोजेक्ट्स इवॉल्व थ्रू फीडबैक, जिस तरह आपको पता है कि एजाइल प्रोजेक्ट्स जितने भी हैं, एजाइल मेथोडोलॉजी पे जो काम कर रहे होते हैं, वो सारे फीडबैक की बेस पर काम कर रहे होते हैं। हम फीडबैक ले रहे होते हैं कस्टमर से, और या कोई रिक्वायरमेंट्स चेंज होती हैं, तो इसलिए अब देखें, अगर आपको कह दिया जाए कि जी आपने जिस तरह वाटरफॉल मॉडल के अंदर पहले ही बता दिया जाता है, तो फाइनल प्रोडक्ट बनने के बाद फिर चेंजेस होती हैं, वो कस्टमर को जब दे दिया जाता है। लेकिन वो भी आपकी जब प्रोडक्ट बन जाती है उसके बाद, अब प्रोडक्ट बन जाएगी वाटरफॉल मॉडल में, उसमें आपको कोई ये नहीं कहा जाता कि आप दरमियान में कोई रिक्वायरमेंट्स चेंज करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं, क्योंकि ये वाटरफॉल मॉडल में ये ऑप्शन नहीं है। तो उसमें आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं, प्रिडिक्ट होता है, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो कितने वक्त में कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप कह सकते हैं कि रिक्वायरमेंट्स चेंज हो सकती हैं, फीडबैक की बेस पर रिक्वायरमेंट्स नहीं आ सकती हैं, तो हमें कोई कंफर्म नहीं होता कि किस टाइम पे ये जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया जा रहा है वो एजाइल मेथोडोलॉजी के थ्रू कंप्लीट हो जाएगा कितने टाइम में। इसलिए वो कह रहे हैं कि सिंस एजाइल प्रोजेक्ट्स इवॉल्व थ्रू फीडबैक एंड चेंजेस, इट कैन बी हार्डर, बहुत मुश्किल हो जाता है टू प्रिडिक्ट द एग्जैक्ट टाइमलाइन। टाइमलाइन मतलब कि आप कितने वक्त में कंप्लीट हो जाएगा, एंड स्कोप ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट, के फाइनल प्रोडक्ट कब तक ये बन जाएगी, क्योंकि साथ साथ फीडबैक की बेस पर चेंजेस करनी पड़ती हैं, फिर दोबारा काम करना पड़ता है। तो इसके लिए ये थोड़ा सा एक डिसएडवांटेज है कि आप जब फीडबैक लेंगे तो वो आपको अंदाज़ा नहीं है कि आपका ये प्रोजेक्ट कब तक कंप्लीट होगा। ठीक है जी, तो ये थे जी एजाइल मेथोडोलॉजी, और एजाइल मेथोडोलॉजी के हमने बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस भी पढ़ी, और उम्मीद करता हूँ कि अब आपको ये जो टॉपिक है जो मैंने आपको आज पढ़ा है ये आपको समझ आ गया होगा। बोर्ड पे इसलिए नहीं बताया यार, बोर्ड के लिए फिर कैमरा लगाना पड़ेगा सारा कुछ, तो गर्मी है, वो लब लाइट पड़ती है, तो वो बहुत ज़्यादा गर्मी के अंदर मेरा सांस का भी इशू फिर मुझे बन जाता है, इसलिए मैं लाइट जो ज़्यादा पड़ने की वजह से मैं नहीं बना सका। हाँ, दोपहर को अगर कोई वीडियो बनानी हुई तो उसके अंदर मैं आ जाऊंगा, क्योंकि उसमें लाइट नहीं होगी, वो नेचुरल लाइट होती है, तो उसका इतना इशू नहीं होता। लेकिन ये जो है दूसरी लाइट है, ये बहुत ज़्यादा हीट अप करती हैं, तो इसलिए फोकस लाइट्स भी इसके अंदर है, तो वो बहुत ज़्यादा मतलब लाइट जाती है, तो जिसकी वजह से टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है। कमरे का वैसे ही कम है, तो इस लिहाज से मैंने वीडियो नहीं बनाई। तो यहाँ पर मैंने मतलब वीडियो के अंदर मैं ख़ुद लाइव नहीं है, और ये टॉपिक अब लाइव भी पढ़ा सकते थे, बड़ा अच्छा टॉपिक था लाइव पढ़ाने के लिए, लेकिन यहाँ पे मैंने कहा चलें आपको पढ़ा देते हैं। इंतज़ार कर रहे हैं बहुत से, मैंने देखे हैं, मुझे मेरे स्टूडेंट्स जो मेरे पास पढ़ते हैं वो वेट कर रहे हैं कि सर आपने अपलोड नहीं किया, तो मैंने अब जल्दी से मैंने वीडियो बनाई है। तो ये ऐसे तो ये मैंने पढ़ा दिया था उनको, तो फिर भी अगर वो दोबारा सुन लेंगे तो उनके लिए बेहतर हो जाएगा। तो वीडियो को आपको पसंद आती है तो लाइक किया करें, और घंटी के निशान को भी आपने क्लिक करके उसके ऊपर ऑल के ऑप्शंस को सिलेक्ट कर लें, ताकि आपका और मेरा राब्ता इस तरह बरकरार रहे और नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। दुआ में याद रखना है आपने जी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको कल दोबारा मैं मिलूँगा नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।